हे गाइज, आई एम सूरज एंड यू आर वॉचिंग डार्क 11। एक्चुअली ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और उन्होंने क्लियरली कहा है भाई प्लीज मेरा नाम वीडियो में मत लेना क्योंकि ये कहानी उनके गांव से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक लव स्टोरी से शुरू होने वाली ये कहानी शुरुआत में सब कुछ एक नॉर्मल स्वीट सी लव स्टोरी लगती है जिसमें प्यार है, इमोशंस है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे चीजें बदलने लगती है और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां ये लव स्टोरी एक हॉरर कहानी में बदल जाती है। गाइज इस कहानी में सब कुछ है, एक इमोशनल लव स्टोरी, एक पुराना हॉन्टेड हाउस, जादू टोना और अंधविश्वास और एक खौफनाक मर्डर। हर वो एलिमेंट जो किसी भी इंसान को शॉक कर दे कि ये सब एक ही कहानी में कैसे हो सकता है। और जब आप इस कहानी को एंड तक सुनोगे ना तो हो सकता है आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओ। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू करते हैं आज की रियल हॉरर स्टोरी। गाइज इस कहानी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के नाम बदले गए हैं, इंक्लूडिंग गांव का नाम भी। तो मनोज ये नाम हमने रखा है मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने मुझे ये पूरी कहानी भेजी थी। रियल लाइफ में उनका नाम कुछ और है पर प्राइवेसी के लिए हम उनका नाम मनोज मान लेते हैं। मैं मनोज बन के आप लोगों को स्टोरी में अपने अंदाज में सुनाऊंगा। मैं मनोज और मेरी फैमिली असल में दिल्ली में रहते हैं पर हर साल गर्मियों की छुट्टी या किसी शादी विवाह के चक्कर में पूरा परिवार गांव जाया करता था। हमारा गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में है। ये बात है 2012 की, जब मैं उस टाइम 12वीं क्लास में था। उस साल मेरे मामा की बेटी की शादी थी तो ऑब्वियस है हम सब गांव गए हुए थे। गांव का एनवायरनमेंट, लोगों से मिलना जुलना, वो मिट्टी की खुशबू सब बहुत प्यारा लग रहा था। शादी के 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे बड़े मामा ने मुझे बोला अमित के साथ बाजार चले जाओ, कुछ शादी के सामान लेने हैं। मैंने बोला ठीक है मैं चला जाऊंगा। अब उस टाइम गांव में बाइक या कार किसी के पास नहीं होती थी तो मोस्टली लोग साइकिल से ही मार्केट जाते थे और जो मार्केट था वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर था। तो हम दोनों ने अपनी अपनी साइकिल निकाली और शाम के 5 बजे के आसपास हम निकल पड़े मार्केट के लिए। हम दोनों गांव से साइकिल चला के निकले और कुछ ही देर में एक सुंदर सी सड़क आ गई। मैंने बोला भाई साइकिल चलाने में मजा आ रहा है। अमित बोला हाँ भाई अभी न्यू रोड बनी है, 3-4 दिन पहले ही उसका काम कंप्लीट हुआ है। मैंने बोला अच्छा तभी इतनी स्मूथ चल रही है साइकिल, थोड़ी देर और चले होंगे तो मुझे टॉयलेट लग गई। अब ऑब्वियस है गांव के रास्तों में कहाँ कोई वॉशरूम मिलेगा तो मैंने अपनी साइकिल स्लो की और एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। अमित को मैंने बताया नहीं था कि मैं रुक रहा हूँ तो वो आगे निकल गया था। मैं खुद ही एक कोने में एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और काम निपटाकर जैसे ही कपड़े सही करते हुए वापस आया तभी अमित वापस आ गया और एकदम से बोल पड़ा तू पागल है क्या, इस पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया, चल यहाँ से चल जल्दी। मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सोचा यार अमित इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, मैंने तो बस टॉयलेट ही किया है। साइकिल चलाते चलाते अमित ने मुझे देखा और बोला ओए देख जरा ध्यान से इस पेड़ पे क्या हो रखा है। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि जब मैं टॉयलेट कर रहा था ऑनेस्टली मैंने उस पेड़ पर ध्यान नहीं दिया था। मैं तो थोड़ा आगे निकल के साइड में हो गया था, सिर्फ काम निपटा के वापस आ गया। लेकिन अब जब अमित ने बोला तो मैं पलट के उस पेड़ को ध्यान से देखता हूँ और गाइस जो सीन था वो देख के मैं एक सेकेंड के लिए साइलेंस हो गया। उस पेड़ के चारों तरफ लाल रंग के धागों यानी कलावा बड़े अजीब तरीके से बंधे हुए थे। पूरा पेड़ कम से कम 6-7 फुट तक धागों से लपेटा गया था और उन धागों के बीच एक मटका लटका हुआ था, ना ज्यादा बड़ा ना छोटा, एक मीडियम साइज का मटका। उस मटके का मुंह एक लाल कपड़े से बंद रखा था और जब उस सेटअप को ध्यान से देखा तो एक ही थॉट दिमाग में आया, ये नॉर्मल चीज नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ जादू टोना जरूर हुआ है। अब हम दोनों साइकिल चला रहे थे, मैं थोड़ा साइलेंस था लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था और मैंने अमित से पूछ ही लिया भाई ये सब क्या है, इतने सारे धागे, मटका और लाल कपड़ा, अमित कुछ तो बताना यार। अमित ने एक गहरी सांस ली और बोला मनोज ये कहानी थोड़ी लंबी है पर एक बात ध्यान से सुन। इस पेड़ के नीचे हमारे गांव की एक लड़की की आत्मा को बांधा गया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बोला क्या आत्मा, किसकी, कैसे? अमित ने कहा ये सब बाद में समझाता हूँ पर एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे हल्का मत हुआ करो, यहाँ लोग जादू टोना करते हैं और कब क्या चीज किस पर असर कर जाए कोई नहीं जानता। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई और मैं बोला अमित जो मैं अभी करके आया हूँ उससे कुछ होगा तो नहीं? अमित ने तुरंत कहा नहीं भाई कुछ नहीं होगा, तू चिल कर, बस ये सब जगह सेंसिटिव होती हैं। लेकिन मैं शांत नहीं हो पा रहा था। मैं बोला अमित प्लीज मुझे पूरी कहानी बताओ, मुझे जानना है आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ, क्यों उसकी आत्मा उस पेड़
से बांध दी गई? क्या उसने कुछ किया था या उसके साथ कुछ हुआ था? अमित ने मेरी तरफ देखा और बोला, वेट कर, अभी नहीं, अभी हम घर से काफी दूर है, मार्केट के काम से निकले और ये जगह ठीक नहीं है ऐसे टॉपिक्स के लिए। फिर उसने एक बार फिर क्लियरली कहा, जब शाम को हम दोनों छत पे सोएंगे ना, तब मैं तुझे पूरी कहानी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रख भाई। मैं बस उसकी तरफ देखता रह गया। मुझे समझ आ गया कि अमित भी सीरियस है, पर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं साइकिल चला तो रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ पे अटका हुआ था, यार आखिर उस पेड़ का राज क्या है? वो लड़की कौन थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी आत्मा को उस पेड़ से बांध दिया गया? अब हम मार्केट पहुंच चुके थे। वहाँ से जो बड़े मामा ने लिस्ट दी थी उसे दिखाकर दुकानदार से सामान लिया और चल दिए और साइकिल से वापस गांव के लिए निकल पड़े। तब तक आसमान पर सूरज ढलने लगा था और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। मैं साइकिल चला रहा था, तभी अचानक अमित ने एक सीरियस आवाज में कहा, साथ साथ चलना, आगे या पीछे मत होना। और मैं उसकी बात मानकर उसके बराबर ही साइकिल चलाने लगा। अब रात हो चुकी थी, रोड पर एक भी लाइट नहीं थी, बस हम दोनों थे। साइकिल की हल्की सी घंटी की आवाज़ और आसपास से आती हुई सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। हम दोनों साइकिल से स्लोली चल रहे थे। रात का टाइम हो गया था और रोड पर पूरा अंधेरा था। तभी एक मोड़ आया और वही पेड़ फिर से सामने आ गया जहां मैं पहले टॉयलेट करने रुका था। अमित ने तुरंत बोला, मनोज सीधा चलते रहो, रुकना मत, रात का टाइम है। मैं चुप रहा, लेकिन मेरा ध्यान पूरा उस पेड़ पर ही था। मैं उस पेड़ को घूरते हुए निकल रहा था और पता नहीं क्यों रात में वो पेड़ अलग सा लग रहा था। पेड़ के पास एक अजीब सा माहौल था, ना हवा चल रही थी ना कोई आवाज, बस एक हैवी सी साइलेंस था, मतलब सन्नाटा था। मुझे अंदर से डर लग रहा था जैसे कोई हमें वहीं से देख रहा हो। कुछ देर बाद मैं और अमित घर पहुंच गए। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और उसके बाद अपने अपने बिस्तर लेकर पुराने घर की छत पर सोने चले गए। रात का टाइम था, आसपास बिल्कुल शांति थी। मैं लेटा हुआ था पर दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, उस पेड़ की कहानी। मैं अमित से बोला, भाई अब तो बता दे यार, क्या कहानी है उस पेड़ की? अमित ने मुझे देखा और बोला, मनोज तू सच में सुननी है ये स्टोरी? मैं तुरंत बोला, हाँ भाई, मुझे ऐसी रियल इंसिडेंट्स वाली कहानियाँ सुननी अच्छी लगती है, प्लीज शुरू से बता मुझे। अमित ने गहरी सांस ली, थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, ठीक है सुन। अमित ने कहानी शुरू की। ये बात 2 साल पुरानी है। हमारे गांव में एक लड़का रहता था, नाम था चंदन। चंदन एक स्मार्ट और हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का था। सब लोग उसे पसंद करते थे और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। उसकी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल थी, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। जो कुछ उनसे बन पड़ा उन्होंने चंदन के लिए किया। और चंदन भी एक मेहनती और फोकस्ड लड़का था। उसके सपने बड़े थे, वो एक दिन अफसर बनना चाहता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आई, सुमन। सुमन से चंदन की मुलाकात पहली बार कोचिंग सेंटर में हुई थी। सुमन चंदन के गांव की ही थी, बस थोड़ी दूर उसकी गली के उस पार उसका घर था। बचपन से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कभी बात नहीं हुई थी। चंदन को सुमन हमेशा से अच्छी लगती थी, उसकी सिंपलिसिटी, उसका नेचर, सब कुछ, लेकिन चंदन ने कभी उससे बात नहीं की थी। फिर एक दिन जब सुमन भी उसी कोचिंग सेंटर में आई तो दोनों की मुलाकात प्रॉपरली हुई। धीरे धीरे चंदन और सुमन एक दूसरे को पसंद करने लगे। रोज कोचिंग के बाद थोड़ी देर मिलते, बात करते, फिर रात को चुपके फोन पर बात करते। उनका रूटीन सा बन गया था। कभी छत पर जाकर तो कभी ब्लैंकेट में छुपकर मोबाइल लेकर बात करते थे। सुमन पहले से ही चंदन को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी बोला नहीं था और चंदन को भी अब उससे बात करना अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही वक्त बीता। चंदन और सुमन एक रिलेशनशिप में थे। दोनों जीने मरने की कस्में खाते, फ्यूचर के सपने बुनते। लेकिन अब कोचिंग क्लासेस खत्म हो चुकी थी। अब मिलना मुश्किल हो गया था। सिर्फ फोन ही एक जरिया था बात करने का, मुस्कुराने का। एक रात सुमन अपने रूम में चुपके से फोन पर चंदन से बात कर रही थी, तभी उसकी बड़ी भाभी ने देख लिया। अगली सुबह घर वालों को पता चल गया। घर में माहौल गर्म हो गया। सुमन को बहुत डांट पड़ी और उसका फोन भी छीन लिया गया। इधर चंदन को कुछ नहीं पता था। 2-3 दिन बीत गए। सुमन की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आया। चंदन बेचैन रहने लगा। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो हर रोज सुमन के घर के पास चक्कर लगाता, पर सुमन कहीं नजर नहीं आती थी। कुछ दिन बाद चंदन को किसी से पता चला कि सुमन का फोन उसके घर वालों ने छीन लिया है। अब चंदन और भी परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसे सुमन की एक दोस्त का ध्यान आया। उसने उससे कांटेक्ट किया और कहा, प्लीज एक बार सिर्फ सुमन से बात करवा दो। सुमन की वो दोस्त किसी तरह उसे मिलने गई और दोनों की बात करवाई। फोन पे आते ही सुमन की आवाज कांप रही थी और रो रही थी। उसने कहा, चंदन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। घर वाले किसी और लड़के से मेरी शादी की बात कर रहे हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। सुमन के घर वाले गाँव के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। घर में पैसा भी था और इज्जत भी।
उनके कुछ रिश्तेदार सरकारी नौकरी में थे, जिससे गांव में उनका और भी असर था। चंदन ने जब अपने घर वालों को बताया कि वो सुमन से शादी करना चाहता है तो पहले थोड़ा हिचकिचाहट हुई, लेकिन चंदन घर का इकलौता लड़का था और सुमन भी सभी को पसंद थी, इसलिए उसके घर वाले ने सुमन के घर रिश्ते की बात ले जाने तय की। लेकिन सुमन के घर वालों ने रिश्ता ठुकरा दिया, साफ मना कर दिया। वजह शायद यही थी कि वो अपनी इज्जत और स्टेटस के हिसाब से सोच रहे थे। अब सुमन और चंदन के बीच मिलने जुलने पर भी पाबंदी लग गई थी। वो सिर्फ अपनी एक दोस्त की मदद से कभी कभी फोन पर बात कर लिया करते थे। सुमन बहुत परेशान थी। एक दिन उसने चंदन से कहा, चलो चंदन, अब इस गांव से कहीं दूर चलते हैं, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। चंदन थोड़ी देर तक कुछ सोच नहीं पाया, लेकिन फिर मान गया। दोनों ने फैसला किया कि वो भाग जाएंगे। अगली रात सुमन कुछ कपड़े और अपने गहने लेकर चुपचाप घर से निकल गई। चंदन भी तैयार था। दोनों मिले और स्टेशन की तरफ निकल पड़े। दोनों बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सुमन के घर वालों को उसी रात पता चल गया कि वो घर से भाग गई है। उन्होंने तुरंत गाड़ियां निकाली और ढूंढना शुरू कर दिया। दोनों को लग रहा था कि सुबह तक ट्रेन पकड़ लेंगे, लेकिन रात में ही स्टेशन पर सुमन के घर वालों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर क्या था, पकड़े जाने पर दोनों को बहुत पीटा गया। घर वाले सुमन को घर लेकर चले गए। अगले दिन सुमन के लिए एक लड़के का रिश्ता आया, लेकिन सुमन ने साफ मना कर दिया। उसने उस लड़के को सब सच बता दिया कि वो चंदन से प्यार करती है और उससे शादी ही करेगी। लड़के वाले रिश्ता लेकर वापस लौट गए। अब सुमन के घर वाले और ज्यादा गुस्से में आ गए। बहुत समझाया, बहुत मारा, लेकिन सुमन अपने फैसले पर अड़ी रही। और फिर उस रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। परिवार वालों ने सुमन को जहर दे दिया। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद सच्चाई छुपाने के लिए सुमन को छत से गिरा दिया गया और गांव में ये फैला दिया गया कि सुमन छत से गिरकर मर गई है। गांव के लोगों को भी कुछ न कुछ शक था, क्योंकि चंदन और सुमन के बीच क्या चल रहा था वो किसी से छुपा नहीं था। पूरा गांव जानता था कि उनके प्यार के बारे में, मगर किसी ने ओपनली कुछ नहीं कहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट यहीं से कहानी एक नया मोड़ लिया। अब जो मैं आपको इसके बाद वाले हिस्से की कहानी सुनाने वाला हूँ, शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये एक सिंपल सी लगने वाली लव स्टोरी कैसे धीरे धीरे खौफनाक हॉरर कहानी में बदल गई। सुमन के घर वालों ने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया, सुमन अब इस दुनिया में नहीं रही तो इज्जत भी बच गई, जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उनके लिए डरावना वक्त बस शुरू होने वाला था। कुछ महीने बाद घर के लोगों ने अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। रात के वक्त घर के किसी कोने से किसी लड़की के गाने की हल्की आवाज सुनाई देती थी, कभी किचन से, कभी बाथरूम से। पहले तो लगा कोई सोच या ख्याल होगा, लेकिन जब एक दिन घर की छोटी बेटी ने चिल्लाते हुए कहा, माँ सुमन दीदी बाथरूम में गाना गा रही है, तो सबके होश उड़ गए। सुमन जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसके बाद एक के बाद एक घर के सभी लोगों को दिखने लगी। कभी रात को कोई उनके बेड के पास आकर बैठ जाता, कभी उनका नाम लेकर कोई धीरे से बुलाता। घर की औरतें सबसे ज्यादा परेशान थी। सुमन उन्हीं को दिखाई ज्यादा देती थी। रात के वक्त वो किचन में दिख जाती है, हाथों में पुराना जला हुआ दुपट्टा लेकर, उसी दुपट्टे से जो उसने उस रात पहना था जब उसने अपना आखिरी सांस लिया था। कभी कभी बाथरूम के मिरर में कोई परछाई दिख जाती है और घर के लोग रात को अकेला रहना अवॉइड करते थे। सब एक कमरे में सोते, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रात को चिल्लाने लगता। किसी को सपने में सुमन बुलाती, किसी से कहती मुझे क्यों मारा, मैं तो सिर्फ प्यार करती थी। इतना सब कुछ होने के बाद घर के लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की। किसी ने मशहूर पंडित को बुलाया, किसी ने तांत्रिक, तो किसी ने भूत भगाने वाले साधु बाबा को। हर किसी ने अपना अपना टोटका लगाया। कभी हवन हुआ, कभी गंगा जल छिड़का गया, कभी काली मिर्च से लेकर नीम के पत्तों तक सब कुछ ट्राई किया गया। लेकिन हर बार एक ही चीज होती, जैसे ही जाप शुरू होता घर के कोने में रखे दिए बुझ जाते या अचानक से हवा तेज चलने लगती। कभी कभी हवन कुंड भी आग अपने आप भड़क उठती और सबसे डरावनी बात, किसी न किसी को सुमन की चीख सुनाई देने लगती थी, जैसे वो चिल्लाकर कह रही हो मैं वापस नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। एक तांत्रिक ने तो खुद कहा ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, इसके साथ कुछ गहरा दर्द छुपा हुआ है। ये आत्मा सिर्फ भगाई नहीं जा सकती। घर वाले थक गए थे। डर, थकान और गिल्ट उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। किसी की नींद उड़ चुकी थी तो किसी की जिंदगी से खुशी ही चली गई थी। घर के सभी सदस्य टूट चुके थे। डर उनकी रगों में बस चुका था। तभी एक रिश्तेदार ने एक नाम लिया, बंगाली बाबा। एक ऐसे तांत्रिक जो आत्माओं से बात करते हैं और उन्हें कैद करने का हुनर रखते हैं। बाबा बंगाल के किसी जंगल में रहते थे, लेकिन उनकी खुद की एक टीम थी जो एक शक्तियों से भरी मंडली थी। बाबा से संपर्क किया गया। कुछ दिन बाद वो बाबा अपनी टीम के साथ उसी हवेली जैसे बने उस पुराने घर में आए। घर में कदम रखते ही उन्होंने आंखें बंद की और बस इतना बोला,
यहाँ कोई जाने को तैयार नहीं, लेकिन वो अकेली भी रहना नहीं चाहती। रात के अंधेरे में एक विशेष पूजा रखी गई। बाबा ने हवन कुंड बनवाया और चारों दिशाओं में मंत्र गुनगुनाए गए। तभी बाबा ने आँख खोली। उनकी आंखें एकदम लाल सी लग रही थी और फिर उन्होंने कहा, वो यही है, तुम सबके बीच सुमन। बाबा ने आत्मा से बात की और सुमन ने सब कुछ बताया। मुझे प्यार किया गया था, पर वो प्यार कब दर्द बन गया मुझे समझ ही नहीं आया। मेरे घर वालों ने मुझे समझने के बजाय मजबूर कर दिया और जब मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई तो उन्होंने मुझे मार दिया। पूरे घर में एक सन्नाटा फैल गया। घर के लोग झुक गए, उनकी आंखों में आंसू थे, गिल्ट था। बाबा ने बहुत ही प्यार से कहा, बेटा कभी कभी माँ बाप गलती तो करते हैं, लेकिन नीयत बुरी नहीं होती। वो जो कुछ भी कर रहे थे वो तुम्हारी भलाई के लिए ही था। एक लंबी खामोशी के बाद, मुझे एक रूह चाहिए इस घर से, तभी मैं शांत हो पाऊंगी। ये शब्द थे सुमन की आत्मा के। उसने खुद बंगाली बाबा से कहा। इसका सीधा मतलब था कि वो घर के किसी एक सदस्य की जान लेना चाहती थी। इतना बोलकर वो कहीं गायब सी हो गई। बाबा ने घर के लोगों को सब कुछ बताया और कहा, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी सुमन की आत्मा की ऊर्जा इस घर के कोने कोने में बाकी है। अब हमें 11 दिन का एक अनुष्ठान करना होगा। ये कोई आम पूजा नहीं है, ये एक ऐसी भयानक क्रिया है जिसमें आत्मा की अधूरी इच्छा को पूरा किया जाता है। फिर उस आत्मा को गांव के बाहर एक जीवित पीपल के पेड़ के मंत्रों के बल पर जीवित रूप से बांध दिया जाता है। 11 दिन तक चली इस अनुष्ठान की आखिरी रात थी। बाबा ने सबको चुप रहने को कहा। चांदनी रात थी, लेकिन आसमान में कोई चांद नहीं था, सिर्फ एक भूतिया सा सन्नाटा और पूरे गांव के ऊपर एक अजीब सी हवा चल रही थी। तभी बाबा ने एक चांदी की छोटी मूर्ति सबके सामने रखी, जो एक लड़की की थी, लगभग 1 फुट लंबी। वो मूर्ति सुमन के रूप में बनवाई गई थी। उसके कपड़ों के टुकड़े, उसकी कंघी, एक पुरानी फोटो और कुछ पर्सनल सामान एक मटका में केयरफुली रखा गया। बाबा ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। वो बंगाली बाबा मंत्र के माध्यम से सुमन की आत्मा को उसी मटके में खींच रहे थे। फिर उस मटके पर तंत्र धार से एक स्पेशल सील की गई, जो सिर्फ ट्रेंड तांत्रिक ही बना सकते हैं। और फिर वो मूर्ति, वो चांदी की लड़की और उस मूर्ति को गांव से 2 कोस दूर तक एक पुराने जीवित पीपल के पेड़ के नीचे दफना दी गई। उसके ऊपर वो मटका रखा गया। पेड़ के चारों तरफ बाबा ने रक्षा रेखा खींची, एक ऐसी रेखा जो किसी भी शक्ति को उस पेड़ से बाहर नहीं आने देती। उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ बाबा ने लाल कलावा बांध दिया था और तांत्रिक मंत्रों से उस पेड़ को एक बंधन बना दिया गया। एक मटका जिसमें सुमन के कपड़े, कुछ बाल और उसकी पुरानी यादों का एक टुकड़ा था, वो भी मंत्रों के जरिए ताबीज बनाकर उसी पेड़ पर लटका दिए गए। और वो छोटी सी चांदी की मूर्ति सुमन की रूह का प्रतिनिधित्व करती हुई उसे पेड़ के नीचे जमीन के अंदर दफना दिया गया। इस प्रोसेस के बाद सुमन की आत्मा को हमेशा के लिए उस पीपल के पेड़ में बांध दिया गया। उस दिन के बाद सुमन की आत्मा ने कभी अपने घर वालों को परेशान नहीं किया। सब कुछ ठीक हो गया। आज भी उसी मोड़ पर जहाँ से गाँव खत्म होता है, एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है। उसी पेड़ पे, उस मटके के अंदर और मिट्टी के नीचे दफन चांदी की छोटी सी मूर्ति में सुमन की आत्मा बंधी है। लेकिन जिंदा कब तक रहेगी ये कोई नहीं जानता। गाइस, याद है ना अमित और मनोज कि आप लोग भूल गए? वही दोनों लड़के जो मार्केट गए थे, वापस आकर छत पर बैठे और तब मनोज ने अमित से बोला, सुन भाई उस पेड़ वाली कहानी सुना। और वही छत पर अमित उस कहानी को सुनाना स्टार्ट करता है और इस तरह अमित उस कहानी को एंड करता है। वो कहता है, गांव के लोग आज भी कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ के आसपास सुमन की आत्मा को कई लोगों ने देखा। इसलिए अमित ने कहानी की शुरुआत में मनोज को बोला था, उस पेड़ से दूर रहना भाई। और मनोज कहते हैं, भाई इस कहानी के बाद से मैं किसी भी पेड़ के नीचे हल्का नहीं होता। तो गाइज, ये थी आज की रियल हॉरर स्टोरी जो किसी मूवी से कम नहीं थी। आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल डार्क 11 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर अपना राय बताएं। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो आप मुझे अपनी कहानी मेरी जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मैं उसे अपने अंदाज में सुनाऊंगा। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ। Are you afraid of the dark, my dear?